तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मशीन लर्निंग यूनिट 3 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा मशीन लर्निंग यूनिट 3 दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों को मशीन लर्निंग यूनिट 3 का नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 20 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ देखिए, ये आपका सिलेबस है मशीन लर्निंग यूनिट 3 का। देखिए ये क्वेश्चन इवेल्युएटिंग हाइपोथेसिस और यहाँ पे आपको एस्टिमेट करना है हाइपोथेसिस एक्यूरेसी का। दूसरा क्वेश्चन आपका है बेसिक्स ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरी और यहाँ देखिए जितने सारे यहाँ पे हैं लर्निंग एल्गोरिथम उनके बीच में आपको कंपेयर करना है, यानी कि तुलना करना है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बेसिक लर्निंग क्या होता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि बायस थ्योरम क्या होता है और कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये सब आपने पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए बायस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर ये भी, और यहाँ देखिए नेब बायस क्लासीफायर और यहाँ पे बायसियन बिलीफ नेटवर्क, ये तीनों क्वेश्चन और यहाँ पे बायस थ्योरम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ईएम एल्गोरिथम, ये क्वेश्चन जो है आपके पिछले सेमेस्टर में आया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये चीज़ बायस थ्योरम, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, बायस थ्योरम क्या होते हैं, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखेंगे बायस थ्योरम मशीन लर्निंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरम होता है जिसका यूज किया जाता है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जब यहाँ पे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है। यानी कि इसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं जब यहाँ पे दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है या फिर ऑलरेडी हो चुकी होती है, तब यहाँ पे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है बायस थ्योरम निकालने का फार्मूला, देखिए प्रोबेबिलिटी x बाई वाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y बाई एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी x बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब यहाँ देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ये चीज़ प्रोबेबिलिटी x बाई वाई, तो यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसको चेक करेंगे और जो यहाँ दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये चीज़ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है बायस थ्योरम में, किसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं जब यहाँ पे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी होती है। और ये आपका हो गया बायस थ्योरम का फार्मूला। तो यहाँ पे जो लिखा गया है प्रोबेबिलिटी x बाई वाई, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x हम लोग चेक करेंगे, जबकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y यानी कि इस इवेंट जो आपका इवेंट है ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब इस टाइप का, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x और इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब यहाँ देखिए बायस थ्योरम को बायस रूल भी बोला जाता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई वाई, इसको बोलेंगे पोस्ट रियर व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट इट इज डिफाइंड एट दी अपडेटेड प्रोबेबिलिटी। जब यहाँ पे एक इवेंट को हम लोग कंसीडर कर लेंगे तब यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे, यानी कि कंसीडर करने के बाद प्रोबेबिलिटी को अपडेट करेंगे। तो आपका हो गया p x बाई वाई, इसको बोला जाता है पोस्ट रियर। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाई x, इसको बोला जाता है लाइकलीहुड, इट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस व्हेन हाइपोथेसिस, जब यहाँ पे ट्रू होता है। अब यहाँ देखिए आपके 2 नंबर क्वेश्चन में आता है कि पोस्टीरियर किसे कहते हैं, लाइकलीहुड किसे कहते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। तो वही चीज़ है। तो अगर यहाँ पर लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है प्रायर प्रोबेबिलिटी,
प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, इसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो मैंने क्या किया, इन सभी का जो नाम है उसके द्वारा यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्टीरियर इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर बाय एविडेंस। तो सारा पॉइंट आप नोट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोस्टीरियर किसे कहते हैं, लाइक्लीहुड किसे कहते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल बायस थ्योरम का। देखिए यहाँ दिया गया है, ये आपका गिवन है, डेंजरस फायर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1%। अब यहाँ देखो स्मोक का कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 10%। अब यहाँ देखो एंड 90% ऑफ डेंजरस फायर मेक स्मोक। अब यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ फायर हुआ और फायर होने के बाद यहाँ पे स्मोक हुआ, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले क्या हुआ, फायर हुआ नीचे रहेगा, और उसके बाद अब क्या हुआ, स्मोक हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 90%। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे इसका जो फार्मूला है कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी फायर बाई स्मोक इक्वल टू प्रोबेबिलिटी स्मोक बाई फायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर कितना है 1%, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक बाई फायर, यहाँ देखिए तो पहले क्या हुआ, फायर हुआ, उसके बाद स्मोक हुआ, तो कितना हुआ इंटू 90%। अब यहाँ देखिए इसके बाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक, तो स्मोक कितना है 10% है, देखिए यहाँ पे 10%, तो इससे आप काटेंगे, ये आपका हो गया 9%। तो ये आपका हो गया बायस थ्योरम का एग्जाम्पल। मैंने बता दिया कि पोस्टीरियर क्या होता है, लाइक्लीहुड क्या होता है, बायस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, इन सभी का नामांकन करने के बाद, यानी कि ये जो भी आप नेम है इसको नेम देने के बाद आप इस फार्मूले को क्या लिख सकते हो, तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोई भी तो आप आसान तरीके से कर सकते हो। देखिए जो बच्चे हैं यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यहाँ आप क्या लिखें, तो आपको यहाँ नोट करना है कि जो चीज़ पहले होगा उसको आप नीचे लिखेंगे, जो चीज़ बाद में होगा आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो वही यहाँ बोलता है बायस थ्योरम। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो है नाइव बेस क्लासीफायर एल्गोरिथम क्या होता है। ये क्वेश्चन दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखिए नाइव बेस एल्गोरिथम क्या होता है, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आते हैं 2 प्रॉब्लम, एक आपका होता है क्लासिफिकेशन और एक आपका होता है रिग्रेशन। तो नाइव बेस्ड क्लासीफायर एल्गोरिथम का यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आप लिखेंगे नाइव बेस्ड क्लासीफायर, यह जो बेस होता है बायस थ्योरम पे बेस होता है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, नाइव बेस्ड एल्गोरिथम एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है। इसमें आते हैं 2 प्रॉब्लम, एक आपका होता है रिग्रेशन और एक आपका होता है क्लासिफिकेशन। तो इसका यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यह जो है बायस थ्योरम पे बेस होता है। ठीक, और इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि इसमें शामिल होता है हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा सेट इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इसको प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर बुलाते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है किसी ऑब्जेक्ट के प्रोबेबिलिटी के बेस पे प्रेडिक्ट करता है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसका एप्लीकेशन या फिर इसका यूज कहाँ पे होता है या फिर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आप लिखेंगे नाइव बेस्ड क्लासीफायर एल्गोरिथम का यूज किया जाता है स्पैम फिल्ट्रेशन में, यानी कि जो भी यहाँ पे स्पैम होती है उसको यहाँ पे एक अलग इनबॉक्स में कलेक्ट करता है। कौन, नाइव बेस्ड क्लासीफायर एल्गोरिथम। तो इसका यूज किया जाता है स्पैम फिल्ट्रेशन में, और यहाँ पे सेंटिमेंटल एनालिसिस में, और यहाँ पे क्लासीफाइंग आर्टिकल, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आर्टिकल है उनको क्लासीफाई करने में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए नाइव बेस में और यहाँ पे बायस थ्योरम में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि
नाइव बेस इसका यूज किया जाता है कंडीशनल इंडिपेंडेंस को अज्यूम करने के लिए। इसका यूज किया जाता है कंडीशनल इंडिपेंडेंस को अज्यूम करने के लिए, जबकि बायस थ्योरम का यूज इसमें नहीं होता है, यानी कि बायस थ्योरम कंडीशनल इंडिपेंडेंस को एज्यूम नहीं करता है। तो ये आपका हो गया नाइव बेस क्लासिफायर एल्गोरिथम। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसका वर्किंग कैसे होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है कुछ वेदर का यहाँ पे डेटा सेट है, उसका यहाँ कंडीशन दिया गया है और इसी कंडीशन के बेस पे यहाँ जो प्लेयर है वो खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए यहाँ पर होते हैं 3 मेथड। पहला आपका होता है जो भी आपका डेटा सेट है उसका सबसे पहले आप निकालेंगे लाइक्लीहुड टेबल और दूसरा आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। इसके निकालने के बाद आप यहाँ पर यूज करेंगे बायस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं नाइव बेस क्लासिफायर का क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए नाइव बेस क्लासिफायर का एग्जाम्पल। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ दिया गया वेदर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर यहाँ वेदर यानी कि मौसम आपका सनी है तब यहाँ प्लेयर खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा। अब इसके स्थान पे कोई भी चीज़ दे सकता है, चाहे फ्रूट हो, यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे लिखा है प्ले, इसके स्थान देगा टेस्टी। ये फ्रूट यहाँ पे टेस्टी है या फिर नहीं टेस्टी है, कोई भी चीज़ यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ सारा चीज़ वही है, बस यहाँ पे वो चेंज कर देगा कंटेंट को। तो क्वेश्चन दिया गया है अगर यहाँ वेदर सनी है तो प्लेयर यहाँ पे खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा। और यहाँ पे दिए गए आपके सामने डेटा सेट। तो यहाँ पे एंट्रीज कितनी है 0 से लेकर के 13 तक। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग है और आपका पूरा डेटा सेट कितना है 0 से लेकर के 13 तक, यानी कि इस डेटा सेट में जो भी यहाँ पे एंट्रीज है कितनी है 0 से लेकर के 13 तक, यानी कि टोटल एंट्रीज 14 है। ये आपको यहाँ पे नोट करना है पहली बात। और यहाँ देखिए नाइव बेस क्लासिफायर में मैंने क्या बताया था कि इसमें होते हैं 3 मेथड। पहला आपको क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपका डेटा सेट गिवन है उसको आप जो है कन्वर्ट करोगे लाइक्लीहुड टेबल में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल में, और जो आपका थर्ड स्टेप होता है उसमें आप बायस थ्योरम को अप्लाई करोगे। अब यहाँ देखो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है डेटा सेट, ये आपका वेदर है, ठीक, और यहाँ खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा वो चीज़ यहाँ दिया गया है। टोटल यहाँ पे 13 डेटा सेट है, यानी कि 0 से लेकर के 13 तक। अब यहाँ देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला मेथड आपका है कि आप सबसे पहले बनाओगे लाइक्लीहुड टेबल। और यहाँ दिया गया है 3 टाइप के वेदर, ओवरकास्ट, रेनी और यहाँ सनी। अब यहाँ देखो ओवरकास्ट में यस में कितनी बार एंट्रीज है 5 बार है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखिए पहला आपका यहाँ हो गया 1 ओवरकास्ट में, 2 और यहाँ देखो ओवरकास्ट 3, यहाँ देखो 4 और यहाँ देखो 5। लेकिन 9 में कहीं भी नहीं है। देखो इस 9 में कहीं भी ओवरकास्ट नहीं है। तो आप लिखेंगे लाइक्लीहुड टेबल में, आप जाएंगे वेदर में, यहाँ पे ओवरकास्ट यस में कितनी बार है 5 बार है, 9 में कितनी बार है 0 बार है। इसी प्रकार आप रेनी का, सनी का देख सकते हो। तो आपको हो गया लाइक्लीहुड टेबल, स्टेप नंबर पहला हो गया। और यहाँ देखिए यस का टोटल कितना हो गया 5 2 7 3 10, और यहाँ पे नो का हो गया 2 2 4। यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक। तो आपका हो गया स्टेप नंबर पहला, आप निकालेंगे लाइक्लीहुड टेबल। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2 आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया वेदर, जिसमें आपका क्या था ओवरकास्ट, रेनी और यहाँ पे सनी था। 9 में आपका टोटल कितना था, इसके लिए 0, इसके लिए 2, इसके लिए 2, यानी कि 9 में ओवरकास्ट कितना है 0। अभी हमने पीछे यहाँ पे देखा है ओवरकास्ट में 9 के लिए 0 था, रेनी के लिए 2 था और यहाँ पे सनी के लिए 2 था। तो हमारा टोटल हो गया यहाँ पे देखिए ये आपका कितना हो गया 2 2 4। लेकिन आपकी टोटल एंट्रीज कितनी थी 0 से लेकर के 13 तक, यानी कि 14 टोटल यहाँ पे एंट्री थी। तो आप लिखेंगे 4/14 इक्वल टू 0.29 आफ्टर सॉल्विंग। अब यहाँ देखिए यस में कितना है 5 है, और यहाँ देखिए 2 है, सनी के लिए 3 है, तो कितना हो गया 5 2 7 3 10, टोटल एंट्रीज 14।
यानी कि 10/14 इक्वल टू 0.71। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए, ये आपका कॉलम होता है, ये आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर। तो यहाँ पे ओवरकास्ट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट कितना होगा, देखिए 5 है, टोटल एंट्रीज कितना है 14 है, तो 5/14 इक्वल टू 0.35। उसी प्रकार से लेने के लिए 2 4, 4/14 इक्वल टू 0.29। उसी प्रकार से शनि के लिए 3 2 5, 5/14 इक्वल टू 0.35। ये आपका हो गया। तो ये आपको हो गया स्टेप नंबर 2। अब यहाँ देखो आगे, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में आप अप्लाई करोगे बायस थ्योरम का, जो कि यहाँ फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वो खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, तो आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे यस के लिए। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, फार्मूला क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी वाई बाई सनी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सनी, वही चीज़ यहाँ क्या था फार्मूला बेस का। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ बेस थ्योरम है, उसको याद कैसे किया जाएगा। देखो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक तरीका याद करने का, कोई भूलेगा ना इसको। देखो यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई है ना, इसको आप तुरंत यहाँ उल्टा कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वाई बाई एक्स। और जो चीज़ यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यहाँ लिखिए, और यहाँ नीचे लिखिए लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। इसका तरीका होता है याद करने का। मैं आशा करता हूँ कोई लोग भूलेंगे नहीं। नहीं तो सनी मनी उसी में आप कहें क्या हो रहा है, सनी मनी समझ नहीं आएगा। तो नॉइज बेस्ड क्लासीफायर का यहाँ 2 स्टेप होता है। सबसे पहले आप निकालेंगे लाइक्लीहुड, और उसके बाद बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप लाइक्लीहुड निकालेंगे, और लाइक्लीहुड निकालने के बाद आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक, आज थोड़ा सा हंसी आ रहा है हमको। देखिए अब यहाँ पे जो भी आपका होता है थर्ड स्टेप होता है, उसमें आप बायस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपका कंडीशन है यस के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बाई सनी, सेम उल्टा पी यस बाई वाई इंटू पी वाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, ये आपको नीचे हो गया। अब यहाँ देखिए आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई यस। तो यहाँ देखिए सनी का, देखिए ये चीज़ आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में, सनी के लिए देखेंगे किसमें, यस में देखेंगे। तो ये आपका हो गया 3/10। देखिए ये आपको क्या है, सनी है, सनी का यस में देखेंगे, ये आपका 3 है, यहाँ टोटल कितना है 5 2 7 3 10, यानी कि 3/10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सनी बाई एक्स यस का 3/10 0.3। उसी प्रकार से आप सारा चीज़ यहाँ निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई यस 3/10 0.3 हो गया, और उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का कितना हो गया 0.35। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का यहाँ पे सीधे जाइए 0.35, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, यस का क्या होगा 0.71। कहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, इसका नीचे आ जाओ 0.71। कैसे आया 5 2 7 3 10, तो 10 हो गया बाई 14, टोटल एंट्रीज कितनी है 14 है, तो आपको हो गया 0.71। बस वही सारा फार्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे। देखो फार्मूला यहाँ पुट करोगे, यहाँ कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चीज़ यहाँ दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाई यस, इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई वाई कितना है 0.3 है, 0.3 यहाँ हो गया, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका यस का कितना है 0.71, ये आपको हो गया। इसका सेम उल्टा नीचे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का कितना है 0.35, ये आपको हो गया। तो ये आपको हो गया आंसर 0.60 किसके लिए, यस के लिए। सिमिलरली उसी प्रकार से आप निकालोगे वाई के केस में, सेम चीज़ वही रहेगा, आप निकाल सकते हो। नो के लिए आप जैसे यहाँ निकालोगे नो के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो प्रोबेबिलिटी आया 0.41 आया, तो आप यहाँ देख सकते हो यस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.60, और यहाँ पे ये आपको होगी यस की प्रोबेबिलिटी।
अनो की 0.41। तो आप देखेंगे दोनों में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आई, यस की आई। तो आप यहाँ लिखेंगे इसीलिए जो सनी है, हेंस ऑन सनी डे यहाँ प्लेयर होगा वो गेम को खेलेगा, क्योंकि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी यस की है ज़्यादा है किसकी तुलना में, नो की तुलना में। अब मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन EM एल्गोरिथम क्या होता है, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहाँ देखिए EM एल्गोरिथम, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइज एल्गोरिथम, जिसको यहाँ बोला जाता है EM एल्गोरिथम बोला जाता है। ये क्या होता है, ये कई सारे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ देखिए इसका यूज़ किया जाता है लेटेंट वेरिएबल को, यहाँ देखिए इसका यूज़ किया जाता है लेटेंट वेरिएबल मॉडल में EM एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। कहने मतलब देखिए यहाँ जो होता है लेटेंट वेरिएबल, इसमें होते हैं 2 वेरिएबल, यानी कि लेटेंट वेरिएबल मॉडल में यहाँ होते हैं 2 वेरिएबल। पहला आपका होता है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल और दूसरा आपका होता है अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। तो जो भी आप होता है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, इसको यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कि यहाँ जो होता है अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, इसको प्रीवियस डेटा से या फिर ऑब्जर्व्ड डेटा से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि इसी में आपका होता है मिसिंग वैल्यू या फिर इनकम्प्लीट डेटा होता है। तो वही चीज़ आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ देखिए EM एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है किसमें, लेटेंट वेरिएबल मॉडल में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ देखिए, अब वो चीज़ आप समझ लिए तो आप लिखेंगे कि इसका यूज़ किया जाता है एक स्टैटिकल मॉडल में, जो भी आप होता है अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, इसके लिए आप यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे MAP को और यहाँ पे MLE को। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट, और यहाँ पे MAP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पोस्ट रेडियो एस्टीमेट। तो इसका यूज़ किया जाता है MLE और यहाँ पे मैप, इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए EM एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। कहने मतलब क्या है, इस लेटेंट वेरिएबल में जो भी आप होता है अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, यानी कि जो भी आप होता है मिसिंग वैल्यू होता है या फिर इनकम्प्लीट डेटा होता है, उसको यहाँ पे प्रीवियस डेटा से या फिर ऑब्जर्व डेटा से यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है। तो ये आपका हो गया EM एल्गोरिथम हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि EM एल्गोरिथम में क्या क्या यहाँ स्टेप यूज होते हैं, क्या क्या स्टेप यूज होते हैं। तो आप लिखेंगे, देखिए ये आपका है EM एल्गोरिथम में क्या क्या स्टेप यूज होते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें आते हैं 4 स्टेप, इसमें 4 स्टेप आते हैं। पहला आपका होता है इनिशियलाइजेशन स्टेप, दूसरा आपका होता है एक्सपेक्टेशन स्टेप, और यहाँ पे तीसरा होता है मैक्सिमाइजेशन स्टेप, और चौथा होता है कन्वर्जेंस स्टेप। अब यहाँ देखिए, ये आपका डायग्राम है EM एल्गोरिथम का। तो पहला आपका होता है इनिशियल स्टेप, दूसरा आपका होता है एक्सपेक्टेशन स्टेप, तीसरा होता है मैक्सिमाइजेशन स्टेप, और यहाँ पे चौथा होता है आपका लास्ट होता है कन्वर्जेंस स्टेप। अब यहाँ देखिए सबसे पहला आपका स्टेप है इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पैरामीटर यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू है उसको हम स्टेप नंबर पहले में इनिशियलाइज करते हैं। यानी कि एक सिस्टम में, एक स्पेसिफिक मॉडल में जो भी यहाँ पे मिसिंग वैल्यू होती है, जो भी यहाँ पे इनकम्प्लीट डेटा होता है, उसको हम रखते हैं स्टेप नंबर पहले में। बात समझ में आई? तो आपका हो गया स्टेप नंबर पहला, यानी कि स्टेप नंबर पहले में जो भी यहाँ मिसिंग वैल्यू होती है, जो भी यहाँ पे इनकम्प्लीट डेटा होता है, उसको हम रखते हैं इनिशियल स्टेप में। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2 आपका होता है एक्सपेक्टेशन स्टेप। तो इसको बोला जाता है ई स्टेप भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी आप होता है मिसिंग वैल्यू होता है, जो भी आप होता है इनकम्प्लीट डेटा होता है, उसको ऑब्जर्व डेटा की सहायता से यानी कि प्रीवियस डेटा की सहायता से उसको फिल करने की कोशिश की जाती है, यानी कि कैलकुलेट करने की ट्राई की जाती है। अब यहाँ देखो डायग्राम में इनिशियल स्टेप में जो भी यहाँ मिसिंग वैल्यू है, इनकम्प्लीट डेटा है, उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है
स्टेप नंबर टू में वो आपका होता है ई स्टेप होता है, ई स्टेप में होता है। अब यहाँ देखो, इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू की सहायता से, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड डेटा की सहायता से स्टेप नंबर 1 में जो भी यहाँ था इनकम्प्लीट डेटा या फिर मिसिंग वैल्यू था उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है स्टेप नंबर 2 में। अब यहाँ देखो, स्टेप नंबर 3 ये आपका होता है मैक्सिमाइजेशन स्टेप या फिर यम स्टेप। ये क्या होता है, जो हमने स्टेप नंबर 2 में ऑब्जर्व डेटा से इस मिसिंग वैल्यू को या फिर इनकम्प्लीट डेटा को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तो स्टेप नंबर 2 की सहायता से, स्टेप नंबर 2 की सहायता से उन सभी वैल्यू को, उन सभी पैरामीटर वैल्यू को स्टेप नंबर 3 में अपडेट किया जाता है। यानी कि यम स्टेप की सहायता से उन सारे हाइपोथेसिस को यहाँ पे अपडेट किया जाता है। लाइट्स लग गया थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए, स्टेप नंबर 4 ये आपका होता है कन्वर्जेंस। यहाँ देखिए, स्टेप नंबर 4 ये आपका होता है कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, जो भी आप लेटेंट वेरिएबल है, स्टेप नंबर 4 में जो भी यहाँ लेटेंट वेरिएबल है उसको यहाँ चेक किया जाता है कि वो वेरिएबल यहाँ पे कन्वर्जिंग है या फिर नहीं है। यहाँ देखो, स्टेप नंबर 4 में इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो भी यहाँ लेटेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू कन्वर्जिंग है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग होगी तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगी, यानी कि यहाँ जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कन्वर्जिंग नहीं होती है तो आप दोबारा यहाँ से रिपीट करते हो उस प्रोसेस को। यहाँ देखो डायग्राम को, अगर यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कन्वर्जिंग हो जाती है तो आपकी प्रोसेस या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, यानी कि जो यहाँ प्रोसेस हो रही है वो यहाँ पे स्टॉप हो गई। और अगर यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल की वैल्यू कन्वर्जिंग नहीं होती है तो तुरंत आप जाएंगे कहाँ पे, स्टेप नंबर 2 में। यहाँ से फिर से रिपीट होगा, देन फिर यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में आएगा। तो जब तक यहाँ पे कन्वर्जिंग नहीं हो जाता है तब तक यहाँ प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से आपको EM एल्गोरिथम आ गया। तो ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर, पार्ट नंबर 1 लेक्चर मशीन लर्निंग यूनिट 3 का। तो पार्ट नंबर 2 में आपका पूरा मशीन लर्निंग यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।